नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। यूपी की सुर्खियों के साथ मैं अनुराग। हमारे साथ बातचीत के लिए मनीष जी। नमस्कार। मनीष जी, इनकम टैक्स की छापेमारी एक बार फिर उत्तर प्रदेश में चर्चा में है। इस बार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ज्वाइंट ऑपरेशन है। बांदा और बिल्कुल। महोबा दो जगह पर टीम छापेमारी कर रही है। बहुत बड़ी टीम छापेमारी कर रही है और पिछले 3 दिनों से छापेमारी चल रही है अनुराग बुंदेलखंड में। इसमें खनन कारोबारी हैं सोमेश भारद्वाज, जिनके गूलर नाका में जहां उनका घर है वहां छापेमारी की गई है। लखनऊ के पार्क रोड में उनका ऑफिस है, वहां छापेमारी की गई है। इसके अलावा कई क्रशर चलाने वाले व्यापारियों के यहाँ भी बुंदेलखंड में छापेमारी की गई है। का उद्योग है भी काफी। बिल्कुल। और जो और खनन व्यापारी हैं उसमें सिरध्वज सिंह हैं, महोबा के पूर्व बसपा के लोकसभा प्रत्याशी और खनन कारोबारी दिलीप सिंह हैं। इसके अलावा बिजली विभाग के ठेकेदार शशांक शेखर और दूसरे कारोबारी शिवशरण सिंह और राहुल सिंह शामिल हैं। इन सभी लोगों पर पिछले 3-4 दिनों से छापेमारी चल रही है। जो खबरें आई हैं इनकम टैक्स के सूत्रों के हवाले से, उसके मुताबिक करीब 20 करोड़ नकदी जब्त किया गया है। इसके अलावा भारी मात्रा में ज्वेलरी, जिसमें सोना और हीरा दोनों शामिल है, ये जब्ती की गई है। बड़ी छापेमारी। हाँ, और मैं बता दूं कि 1 महीने के अंदर खनन कारोबारियों पे ये दूसरी छापेमारी है, क्योंकि इससे पहले बलिया के रसड़ा से जो बसपा विधायक है उमा शंकर सिंह की, वो तो बहुत चर्चित रही थी, बड़ा राजनीतिक गहमा-गहमी भी उसमें रही थी। तो अब दूसरी खबर पर आ जाते हैं मनीष। इसमें एक चीज और आपको बताना चाहेंगे कि इसके पहले जो छापेमारी चली, थोड़ा पॉलिटिकल मामला इसको विपक्ष बना सकता है, इस एंगल से मैं बात कर रहा हूं कि उसमें उमाशंकर सिंह भी ठाकुर समाज से, और आज जो बांदा में और महोबा में नेता दिलीप सिंह भी हैं, वो भी ठाकुर समाज, सब लोग ठाकुर समाज हैं। और खनन और खनिज का विभाग किसके पास है? सीएम के पास है, सीएम योगी आदित्यनाथ के पास है। तो इसमें राजनीति क्या है, विपक्ष क्या बनाएगा? ये वही दिल्ली लखनऊ वाला हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल वही पुराना, दिल्ली लखनऊ में पट नहीं रही है और योगी आदित्यनाथ के यदि लोग कहें तो राजनीति से क्या बचा है, क्या छापा, बिल्कुल क्या चीज। अगली खबर पर आते हैं। मायावती जी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। कल राहुल गांधी ने कार्यक्रम किया था, वो कांसीराम जयंती के मौके पर। उससे पहले थोड़ा उन्होंने कहा था और तमाम बातें कही थी कांसीराम जी को लेकर कि नेहरू की वजह से वो, मतलब नेहरू की जो विरासत थी उसकी वजह से वो राजनीति में सफल रहे, और नेहरू अगर जीवित होते तो वो और उच्च पदों पर होते, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जैसी। और ये चूंकि माना ही जा रहा है कि कांसीराम सबके इसलिए हुए हैं कि दलित वोटों को लुभाना है, तो बहन जी को तो खैर अखर ही रहा है, ये कोई भी है। और आज उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा सख्त निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कभी भारत रत्न नहीं दिया और ये सिर्फ केवल बसपा को कमजोर करने की, खत्म करने की साजिश है। बिल्कुल। वो राहुल गांधी जिस सभा में मुख्य अतिथि थे लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बहुजन संवाद में, उसमें उस सभा ने ये प्रस्ताव रखा कि कांसीराम को भारत रत्न दिया जाए। राहुल गांधी ने ये मांग नहीं की, ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए। उस सभा ने ये प्रस्ताव पेश किया और उसको ध्वनि मत से पारित किया गया कि कांसीराम को भारत रत्न दिया जाए। लेकिन कांग्रेस ने इससे पहले भी उनको भारत रत्न दिए जाने की मांग उठाई है। राहुल ने उसका अनुमोदन जैसा कुछ किया होगा। उन्होंने, राहुल गांधी साइलेंट खड़े थे मंच पे, ये था उनकी मौजूदगी में था। अब इस पर मायावती ने उनको याद दिलाया है कि जब 2006 में कांसीराम का निधन हुआ था, तब तो केंद्र में आपकी सरकार थी, तो आपने उनको भारत रत्न क्यों नहीं दिया। और उन्होंने ये भी याद दिलाया है कि कांसीराम के निधन पे जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो उन्होंने एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक नहीं घोषित किया। तो ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई कांग्रेस की कि अब कांसीराम को इतना याद किया जा रहा है। बिल्कुल। खैर, इसी जब राजनीतिक बयानबाजी की बात है तो एक अखिलेश का भी बयान कर लेते हैं। अभी स्पीकर पर अविश्वास प्रस्ताव आया ही था संसद में। अब मुख्य चुनाव आयुक्त जो ज्ञानेश कुमार हैं, उनके खिलाफ भी महाभियोग की विपक्ष तैयारी कर रहा है। इस पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि हम तो इसके पक्ष में आई हैं। सभी लोगों ने देखा था कि उपचुनाव में किस तरह उत्तर प्रदेश में लूट हुई, हमारी तो कोई बात ही सुनने वाला नहीं है। तो इस पे अब देखिए, भले ही नंबर ना हो, लेकिन विपक्ष का काम है कि वो टक्कर मारता रहे और चर्चा इसी बहाने लाता रहे, कुछ क्रेडिट को बात करे तो। और अखिलेश यादव के कितने सांसद हैं लोकसभा में, ये पूरे देश को बार बार पता भी चलता रहे भाई। बड़ी पार्टी है उनकी इस समय तो संसद में, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, वही कहना चाह रहा था, बाकी तो वही है।
बदायूं वाला जो घटनाक्रम हुआ था, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के 2 अधिकारियों की हत्या हुई थी, उसके बिल्कुल। बाद हालांकि आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया हाँ। था, उसके पाँव में गोली लगी थी, लेकिन उस मामले में अब बदायूं के एसएसपी ब्रजेश सिंह को हटा दिया गया है, उनकी जगह नई एसएसपी आई हैं। अभी तक यही कार्रवाई हुई है इस मसले पर, लेकिन ये वास्तव में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली घटना थी मनीष, बड़ी बिल्कुल। बात है। और अब उसको लेकर धीरे धीरे मामला बढ़ रहा है, उनके परिवार के लोग आए हैं, तमाम किस्म के आरोप लगा रहे हैं, जिसमें एचपीसीएल के अधिकारियों की साठगांठ और स्थानीय राजनीतिक तंत्र से उस आरोपी की साठगांठ को लेकर इस मामले में आरोपी का इनकाउंटर भी पुलिस ने हाफ इनकाउंटर, क्योंकि वो इंजर्ड है, लेकिन बड़ी कार्रवाई हो गई कि वहां के एसएसपी ब्रजेश कुमार सिंह को हटा दिया गया है। ब्रजेश कुमार सिंह पीपीएस अफसर रहे हैं और 2016 में वो आईपीएस हुए थे। उसके बाद से 2020 से लगातार वो ललितपुर, गोरखपुर, इटावा, लखनऊ और बदायूं में अच्छी पोस्टिंग पे रहे। वो ललितपुर और इटावा और बदायूं में एसपी एसएसपी के पद पे रहे। पिछले 1.5 साल से वो बदायूं में काम कर रहे थे ब्रजेश कुमार सिंह एसएसपी के पद पर। लेकिन अब इसमें आरोप मनुष्य ये भी लग रहे हैं कि पुलिस की भी मिलीभगत और शायद थी आरोपी को, तो इस तरह की अब आगे जांच में सामने आएगा कि क्या है। अगली खबर पर आ जाते हैं। गैस किल्लत मनीष जस की तस जारी है, अभी उसमें कोई बहुत अंतर दिख नहीं रहा है लाइनों की कमी में। हालांकि छापेमारी की संख्या बढ़ गई है और अब तो 1000 से ऊपर जगह उत्तर प्रदेश में छापेमारी की गई है, जहां कई जगह पिकअप में 35 सिलेंडर निकल रहे हैं, कहीं किसी के घर में 38 कमर्शियल सिलेंडर निकल रहे हैं। तो वो भी बात सही है कि पैनिक के साथ कालाबाजारी भी बढ़ी है, कार्रवाई हो रही है। हालांकि इसी बीच कुछ अच्छी बातें हैं कि एक आध जो एलपीजी वाले जो शिप हैं वो इधर भारत की तरफ आ रहे हैं। तो वही फिर हम बार बार जो रोज कहते हैं कि पैनिक मत करिए, संकट तो है ही है इसका। अभी मैं कोई एक ट्वीट देख रहा था अनुराग, हालांकि वो वेरीफाइड अकाउंट का नहीं था, लेकिन उसमें इस बात का जिक्र था कि किस देश के पास कितना स्टॉक है। तो उसमें इंडिया में 30 दिन का स्टॉक। हाँ, ये तो विशेषज्ञ भी कह रहे हैं मनीष कि 30 से 45 दिन तो हम अपने मतलब अभी मौजूदा अगर एक भी कुछ भी सप्लाई ना आए तो भी हम सरवाइव कर जाएंगे। तो इसमें सिलेंडर भरा के रखने की जो जल्दबाजी है उस पर थोड़ा इसको कम करेंगे तो समस्या जल्दी सुलझेगी। नहीं, देखिए इसमें एक नई समस्या और खड़ी हो गई है अनुराग। नई समस्या ये खड़ी हो गई है कि सिलेंडर के पीछे तो पब्लिक व्याकुल है ही है, पेट्रोल और डीजल भी वो थोड़ा अपनी गाड़ियों की टंकियों में ही चाहे स्टॉक करके रखना चाहे। मनीष इसी से निकली हुई समस्या है। लोग ये समझ रहे हैं कि गैस की किल्लत हुई है तो कल को डीजल पेट्रोल की भी हो सकती है। देख, और ये चीज़ें बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार इसको धीरे धीरे रेगुलराइज कर रही है, वो कालाबाजारियों पर अंकुश लगा रही है और कुछ केंद्र सरकार के स्तर से प्रयास किए ही जा रहे हैं। कुछ चीज़ों पर हम लोग आएंगे। एक खबर पे आ जाते हैं मनीष, मौसम पर आ जाते हैं। मौसम क्या प्रदेश में कुछ बदलने वाला है? अगले 24 घंटे के भीतर पूरे प्रदेश का मौसम बदल जाएगा अनुराग। जैसा कि पहले ही मौसम विभाग ने इसकी जानकारी दी थी, संभावना जताई थी। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार 15 मार्च से पूर्वी और पश्चिमी यानी पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम बदल जाएगा। हल्की से मध्यम बारिश पूरे यूपी में कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है और ये सिलसिला 48 घंटे यानी कि 15 और 16 दोनों दिन देखने को मिल सकता है। 17 मार्च से मौसम खुलेगा और जो दिन में इतनी गर्माहट हो गई थी, थोड़ा स्मॉग भी आ गया था, वो कम, उन सबसे राहत मिलेगी। चलिए, इसका असर भी दिख रहा है, धूप छांव तो आज ही दिख रही है। तो यूपी की सुर्खियों में आखिर में ये बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश के क्रिकेटर कुलदीप यादव की शादी आज है और उसके लिए बहुत सारे क्रिकेटर वहां पहुंच चुके हैं मसूरी, और वहाँ कानपुर की कचौरी सूफी कार्यक्रम वगैरह हो रहे हैं। हो सकता है शाम तक कुछ और भी बड़े क्रिकेटर, रोहित शर्मा वगैरह का भी नाम लिया जा रहा है कि वो पहुँचेंगे। तो यूपी की सुर्खियों को आज यहीं विराम देते हैं, कल फिर मिलेंगे नई सुर्खियों के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।